वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं वापस से क्लास 11 के लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 3 पर। और लेक्चर नंबर 3 में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको तो हम लोग जानेंगे, लेकिन जो लोग लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे वो फटाफट से जाकर लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। फिर भी मैं थोड़ी एक चीज बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ, मतलब कि द्वितीय नियम पढ़ा था। द्वितीय नियम में हमें ये पता चला कि एक्चुअली जो फोर्स का पैरामीटर है, माप है, वो एक्चुअली कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। वो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू ma या फिर F इज इक्वल टू del p बाई del t, मतलब संवेग परिवर्तन की समय दर। आई होप आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा, नहीं होगा तो उसको देख लीजिए ताकि अब हम लोग यहीं से थोड़ा अपना ट्रैक बदल रहे हैं और एक एग्जांपल से चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों जो आपके लिए है, यहाँ पर 90 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान कोई 0.04 किलोग्राम संगति की गोली किसी सरफेस से टकराई, लकड़ी के गुटके पर टकराई और वो 60 सेंटीमीटर अंदर गई और रुक गई। ऐसा होता भी है, आपने गोली चलाई, किसी गुटके पर टकराई, कुछ दूर चली और रुक गई। जब वो रुक गई तो इसका मतलब गुटके ने कोई बल लगाया होगा विरोध में ताकि वो रुक जाए, नहीं तो उसको पार हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब कि हमें ये जानना है कि उस गुटके ने उस गोली पर कितना प्रतिरोधी बल लगाया। आइए चेक करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये देखिए कि क्या दिया है। तो इस वेग से चल रहा था, तो ये u हो गया 90 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर एक डायग्राम बना लेने से आपकी चीजें थोड़ी और आसान हो जाएगी। ये बुलेट है, ये 90 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, सामने गुटका रखा हुआ है, ठीक। इस गुटके में टकराता है और कितनी दूरी 60 सेंटीमीटर चलकर यहीं पर रुक जाता है। मान लेते हैं यहीं पर रुका है, यहीं पर। तो जब यहां पे जाकर रुक गया तो इसने कुछ बल लगाया होगा। तो ये देखना होगा कि जब ये 90 मीटर पर सेकेंड से चलकर इसमें धसी तो इसका जो मंदन हुआ इसमें, वो मंदन किस रेट से हो रहा था। ये देखते हैं फटाफट से। तो रुकने के लिए आप अंतिम वेग क्या लेते हैं बच्चों, 0 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कितनी दूरी पर, जब यहां पर होगा तब भी इसी वेग से होगा, लेकिन यहां से यहां में ये रुक गया तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो अंतिम वेग 0। कितनी दूरी चला बच्चों, तो मान लेते हैं ये दूरी s ला लेते हैं। s कितना लेंगे, 60 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लीजिएगा बच्चों, क्या लिख लीजिएगा, 0.6 लिख सकते हैं या फिर 60/100 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। ओके, तो ये हो गया। अब मुझे मंदन निकालना है, तो मुझे मतलब निकालना है त्वरण। अब इतना बताइए कि मंदन विपरीत दिशा में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये चारों कौन से गति के समीकरण में आएंगे, तो गति के कौन सा समीकरण लगाइएगा, गति का तीसरा समीकरण लगा दीजिए। गति का तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण होता क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, और फिर आप लगा सकते हैं प्लस 2as। यहां पे फटाफट सॉल्व करिए। यहां पे आप लिख दीजिएगा इसका 0 का स्क्वायर, u के जगह पे आप क्या लिख देंगे, 90 इंटू 90, ओके, और प्लस 2। a तो निकालना ही है आपको और डिस्टेंस 0.6। करिए बच्चे इसको फटाफट सॉल्व। ये 90 इंटू 90 को इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 90 इंटू 90 और ये मल्टीप्लाई हो गया तो 1.2 हो जाएगा। ओके, अब कर लेना है इसको फटाफट से आपको डिवाइड, डेसिमल शिफ्ट कर लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, 3 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, 30 और ये 4 टाइम्स में, तो a इज इक्वल टू, अब इसको और कैंसिल करना चाहे तो इससे कैंसिल कर लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, और फिर अगेन ये 5 टाइम्स में। तो फाइनली बच्चों ये हो जाएगा 2 to 5, तो 30 इंटू 2 to 5 माइनस में आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 675 0 माइनस में मीटर पर सेकंड करके आएगा। अब यहाँ पे आपको मिल गया है मंदन इस रेट से, क्योंकि माइनस लगा है, तो आप बल निकालना है बच्चों, प्रतिरोधी बल। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कितना मंदन लगा रहा है, ये a तो पता है, तो प्रतिरोधी बल निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना। F इज इक्वल टू लगा दीजिएगा m इंटू a। m की वैल्यू तो पता ही है, यही है m की वैल्यू। m की जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए, ये वाली वैल्यू, और a के जगह पे ये वाली वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको बल की वैल्यू मिल जाएगी, कितना बल इसने आरोपित किया। बात क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 150 ग्राम की द्रव्यमान की कोई क्रिकेट की गेंद है जो कि 12 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए किसी बल्ले द्वारा हिट होती है, मतलब मारी जाती है।
जब ये बल्ले के द्वारा मारी गई तो विपरीत दिशा में चली गई, जहां से आई वहीं चली गई, और इस बार वो जब गई है तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गई है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड से वेग से गई है तो इस दरमियान बल लगाया गया होगा। जब ये बल लगाया गया तो कितने समय के बाद ये चेंज हुआ, तो 0.01 सेकंड के बाद ये चीजें देखने को मिली, मतलब इतना वेग देखने को मिलता है। तो आपको बताना यह है कि जब हम बल्ले से बल लगाते हैं तो कितना बल लगाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। कहानी क्लियर हो रही है? आइए फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये जानिए कि प्रारंभिक वेग बच्चों क्या था। तो इसका प्रारंभिक वेग है 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग है तो बच्चों दिशा तो होनी है। अब ये नया वेग देखते हैं। नया वेग बच्चों इसका कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड लिख लीजिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये विपरीत दिशा में गई है, इसलिए माइनस, क्योंकि इसके ऑपोजिट माना जाता है। कितना समय दिया है, समय भी दे दिया गया है 0.01 सेकंड। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान बच्चों इसका 150 ग्राम। 150 ग्राम इसको डिवाइड कर लीजिए 1000 से, ताकि ये हो जाए 0.15 kg। ये आपको मिल गया क्या, वेट इन मास। मास में इसका द्रव्यमान मिल गया। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूं इस पर लगने वाले फोर्स के लिए। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल पी अपॉन डेल टी। तो डेल पी को आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो डेल पी को एम वी माइनस यू, ऐसा लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर m की वैल्यू 0.15 और यहाँ पर a की जगह पे आप लिख दीजिएगा -20। ध्यान दीजिएगा -20, और ये माइनस u की जगह पे आप लिखिएगा 12। माइनस माइनस प्लस होना है, टाइम कितना लिखना है 0.01। सॉल्व करें, डेसिमल तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 32 इंटू 15। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 32 इंटू 15 करेंगे तो ये 350 और 160, 480 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, माइनस बताता है कि ये जो फोर्स है ये अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, किस पर, उस गेंद पर, उस बॉल पर। तो ये बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आइए फटाफट से चलते हैं, और आज हम लोग एक नेक्स्ट टर्म के बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसका नाम है आवेग। इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। सिंपली अगर मैं बात करूं कि इम्पल्स आपका मोमेंटम का ही भाई है। कैसा भाई है, अगर हम किसी बॉल को कैच करते हैं तो बॉल को कैच करने में भी आप वेग में परिवर्तन करते हैं, तब तो आपने उसके वेग में कमी लाने की कोशिश करी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर मैं किसी बॉल को हिट करने की कोशिश करता हूं, मतलब किसी बॉल पर थोड़े समय के लिए फोर्स लगाता हूं, बाहर से फोर्स लगाना है आपको, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं अगर हम लगाते हैं वस्तु पर, तो इस तरीके से वस्तु का वेग बढ़ जाता है। और वस्तु का वेग बढ़ाने के लिए आपने कांटेक्ट लिया होगा किसी दूसरे मेथड से, चाहे वो बैट से, चाहे वो हाथ से, किसी मेथड से। जब किसी वस्तु के वेग में बाहर से किसी प्रकार की बाह्य क्रिया के द्वारा तात्क्षणिक परिवर्तन कर दिया जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को वस्तु पर आवेग कहा जाता है। रिमेंबर क्या है, यदि किसी वस्तु के वेग में तात्क्षणिक परिवर्तन कर दिया जाए, छोटे समय के लिए किसी क्रिया को कर दिया जाए, बल लगा दिया जाए, तो इस प्रकार से वस्तु पर यह प्रक्रिया आवेग कहलाती है। ओके, तो डेफिनेशन क्या हुई, किसी वस्तु के वेग में बाह्य बल द्वारा तात्क्षणिक समयांतराल में परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तब वस्तु पर यह आवेग इंपल्स, ध्यान दीजिएगा। तो आवेग की परिभाषा क्लियर हो रही है। ये कैसे होता है, यदि
वस्तु पर बल F सूक्ष्म समयांतराल डेल t तक लगाया जाता है तब आवेग, तो आवेग अगर वस्तु पर बल लगे तो आवेग को I से दिखाते हैं बच्चों। तो बल F इंटू समयांतराल को हम डेल्टा t भी लिख सकते हैं और dt भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आवेग का फॉर्मूला। बात क्लियर हो गई। तो यदि वस्तु पर छोटे समय के लिए किसी छोटे समय का आपने बल लगाया तो इस तरीके से वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, इसे हम कहते हैं वस्तु पर आवेग। आवेग का फॉर्मूला और भी कुछ बनेगा क्या बच्चों, आइए चेक करते हैं। तो I इज इक्वल टू एफ के जगह पे आप जानते हो क्या लिखते हैं, डेल P बाई डेल T लिख सकते हैं क्या, हाँ, और यहाँ पे डेल T कैंसिल कर दीजिए इसको। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P, मतलब क्या हुआ, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर संवेग में परिवर्तन हुआ है तो वस्तु पर आवेग है, अर्थात वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु पर आवेग कहलाता है। इसका भी मात्रक होगा बच्चों, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, संवेग से ही प्राप्त हुआ है तो इसका मात्रक वही होगा जो संवेग का होगा। क्या होगा इसका मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बीमा निकाल लीजिए, इसका बीमा भी वही होगा जो संवेग का होता है, क्या, mL/t-1। याद रखिए यह भी एक सदिश राशि है क्योंकि यह बल से ही निरूपित होती है, ठीक है। तो बल जहां लगाएंगे आवेग की दिशा भी वही होगी, उसी दिशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आई होप ये बात क्लियर हो रही है। अगर मैं इसमें कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में बात करूं, जैसे आवेग निकालना हो तो मेरे पास ग्राफिकल मेथड भी होंगे बच्चों कुछ, आइए देखते हैं। नोट, यदि वस्तु पर बल F तथा समांतराल डेल्टा T, तब इसका ग्राफ बनाया जाए बच्चों। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है आपको, जो ये बल लगाया जा रहा है ये बल नियत है और ये समय 0 से लेकर के यहां तक लगाया गया है, ओके। तो वस्तु पर यदि बल नियत रूप से कार्य कर रहा है और समय जो है 0 से यहां तक बदला है, ये T1 रहा होगा, ये T2 रहा होगा, तो यहां से यहां तक बदला है समय। तो ऐसे केस में अगर मुझे इसका आवेग निकालना होगा तो आवेग कैसे निकलेगा, तो बल गुणे ये जो समय लगा है बच्चों, इससे हम निकाल लेंगे। तो ये है समय, तो इस तरीके से तब आवेग निकालना होगा तो आवेग I इक्वल टू हो जाएगा बल गुणे समय डेल्टा T यहां से लेकर के यहां तक। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपको आवेग निकालना है तो बल Ft वक्र में क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपको आवेग पता चल जाएगा। याद रखिएगा कि Ft वक्र में क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको आवेग मिल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि बल क्या हो, यदि बल नियत हो, पहला केस है यदि बल क्या हो, नियत हो। इस समय बल नियत है, आपको बल एक पर्टिकुलर चाहिए ही ताकि हम उसके बीच में निकाल सकें। अगर बल परिवर्ती हो तो छोटे समयांतराल के लिए निकाल लिया करें बच्चों। ऐसे केस में कैसे करते हैं, अगर आपका बल परिवर्ती हो कुछ इस तरीके से, ये बल परिवर्ती है, तो किसी भी छोटे सूक्ष्म समयांतराल के लिए आप पहले समय ले लीजिए, ये समय ले लीजिए T1 से T2 तक, और ये बल है आपका जो परिवर्ती है और ये समय का अक्ष है, ओके। तो किसी भी छोटे टाइम के लिए अगर आपको निकालना है तो आवेग आप निकाल लीजिए छोटे समय के लिए। उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर फोर्स चाहिए होगा, तो मान लेते हैं उस छोटे समयांतराल के लिए जो बल होगा वो F होगा। तब I इज इक्वल टू F इंटू dt।
F इंटू डी टी। अगर आपको ये dt चाहिए तो वो dt कहां से कहां तक चाहिए, यहां से पूरा यहां तक चाहिए, तो ऐसे केस में आप इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन f dt। कहां से कहां तक चाहिए, t1 से लेकर के कुल चाहिए t2 तक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो ऐसे केस में जब आपका बल परिवर्ती हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए t1 से लेकर t2 तक। अथवा अगर आपको ये वैल्यू का एरिया पता चल जाए तो हम फंक्शन के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करके भी निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, और समाकलन को हम लोग थोड़ा पढ़े थे, जो लोग नहीं पढ़े थे वो हम लोग आगे जानेंगे, जब क्वेश्चन देखेंगे तो मैं उसको आपके लिए जरूर क्लियर कर दूंगा। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई कि अगर नियत बल होगा तो आवेग कैसे निकालेंगे, और बल परिवर्ती हो मतलब कि हर पल बदले तो भी हम आवेग निकाल सकते हैं। अब थोड़ा बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा संवेग और आवेग, ये सारी चीजें देखने को कहाँ मिलती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अभी बताया ना कि संवेग और आवेग भाई हैं। कहने का मतलब कि अगर आप गेंद को कैच करते हैं तो वेग बहुत तेज होती है, और कैच करके उसके वेग को क्या करते हैं आप, कम करने की कोशिश करते हैं। इससे बॉल आपके ऊपर बल लगाती है, तो इस प्रक्रिया में संवेग में परिवर्तन होता है, तो यहां पर भी बल लगता है। मतलब द्वितीय नियम का जो पहला एग्जाम्पल आपने देखा वो है गेंद को कैच कर, गेंद को पकड़ते हुए, कैच करते हुए, बल्कि द्वितीय नियम का पालन होता है। मतलब यहां पर आप संवेग में परिवर्तन करते हैं जिससे बल आपके हाथों पर लगता है, चोट महसूस होती है। ऐसा ही काम आपने सेम देखा होगा जब बॉल को हिट करते हैं तो आपने संवेग में परिवर्तन किया, उसके लिए आपने बाहर से बल लगाया, इसका मतलब आपने आवेग भी देख लिया। तो यहां पर बल दोनों केसेस में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो पकड़ रहे हो चाहे वो आप उसके वेग में वृद्धि कर रहे हो। तो बल का एक एग्जाम्पल ये हो गया द्वितीय नियम की पुष्टि के लिए। अब बात करें बच्चों दूसरा आपने कहा देखा, तो आप जब बाइक चलाते हैं तो बाइकों में क्या होता है कि गड्ढे पर जब बाइक गिरेगी तो झटके हमें थोड़ा कम महसूस होते हैं, वहीं साइकिल पे थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि साइकिल में स्प्रिंग नहीं लगे होते हैं पहियों के ऊपर, लेकिन वहीं मैं बाइकों में बात करूं तो वहां पे स्प्रिंग लगा होता है जिसे आप सॉकर कहते हैं। जब किसी गड्ढे में बाइक आपकी गिरती है तो आपकी वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन ये आपके वेग में होने वाला परिवर्तन स्प्रिंग की वजह से आप तक धीरे धीरे पहुंचता है। इसलिए अब आप कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T में F M V माइनस U अपॉन डेल्टा T। अब मैं ये कहूं कि टाइम इंटरवल अगर बढ़ जाएगा आपका, आप तक लेट से पहुंचेगा ये वेग में परिवर्तन, आपको देर से समझ में आएगा, तो आप पर बल लगेगा कम, और इससे आपको ज्यादा झटके महसूस नहीं होते सॉकर वाली बाइकों में या फिर साइकिलों में। आई होप ये बात क्लियर हो रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में आप देखते हैं बलों के उदाहरण में आते हैं। तो आज के लिए द्वितीय नियम के बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, नोट्स कंप्लीट करिए। जय हिंद।